हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक टॉपिक 2.12 रॉकेट प्रोपल्जन। तो आज के लेक्चर में देखेंगे रॉकेट प्रोपल्जन क्या है, रॉकेट मूव कैसे करता है बेसिकली। और फिर तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसके साथ कुछ स्मॉल रॉकेट्स उसके साथ अटैच किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो भी इसका आंसर भी आज के लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही साथ जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो ऊपर जाते जाते रॉकेट डिसमेंटल हो रहा होता है, टूट रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है कुछ उसका पोर्शन। तो वो डिसमेंटल क्यों होता है ऊपर जाते जाते, उसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आज के लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ फिर एट दी एंड एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन का, कि रॉकेट किस स्पीड के साथ ऊपर जाता है, उसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें करेंगे। सो वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन। देखो रॉकेट बेसिकली मूव कैसे करता है। होता क्या है कि रॉकेट में मौजूद गैसेस जब जलती हैं, इंजन में जाती हैं, इंजन उन गैसेस को जलाता है। वो बर्निंग गैसेस जब रॉकेट से बड़ी हाई स्पीड से बाहर आती है तो वो जमीन पे क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। वो बर्निंग गैसेस जमीन पे क्या लगाती हैं, प्रेशर। तो उस प्रेशर की वजह से क्या आता है, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। वो गैसेस प्रेशर लगाते हैं नीचे की तरफ, उसकी वजह से रॉकेट जाता है ऊपर की तरफ। तो होता क्या, बेसिकली गैसेस आती हैं, गैसेस जलती हैं। वो बर्निंग गैसेस जब बड़ी हाई स्पीड से रॉकेट से निकलती हैं तो उसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब है कि रॉकेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना। रॉकेट प्रोपल्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ थ्रस्ट। मैं भी सिर्फ अभी बेसिक पे हूँ, अभी ऐसा ऐसा मैं तुम लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताऊंगा रॉकेट प्रोपल्शन। और हम डिस्कस भी रॉकेट साइंस को कर रहे हैं। तो लेक्चर लेक्चर क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन, इसकी डेफिनेशन। इट इज अ थ्रस्ट प्रोड्यूस बाय रॉकेट। ये वो थ्रस्ट है, रॉकेट प्रोपल्शन वो थ्रस्ट है जो कि रॉकेट प्रोड्यूस करता है। कैसे? बाय एक्सपेलिंग अ बर्निंग गैसेस एट अ हाई स्पीड थ्रू इंजन एट इट्स रेट। अपने निचले हिस्से से क्या करता है रॉकेट, बर्निंग गैसेस को, गैसेस को जला के इंजन के जरिए से अपने निचले हिस्से से बाहर की तरफ एक्सपेल करता है, निकालता है। तो उसकी वजह से होता है कि वो गैसेस बाहर की तरफ आती है, तो उसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। ये बेसिक डेफिनेशन थी। अभी इसकी डिटेल में जाते हैं सारी चीजें, बस अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़ानी थी, इसका पर्पस ये रहा। अच्छा, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं कि ये जो रॉकेट है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये मूव कैसे करता है, ये फिजिक्स के किन असूलों को जो है वो फॉलो करता है। तो बेसिकली जो रॉकेट प्रोपल्जन है, रॉकेट का आगे की तरफ मूव करना, रॉकेट का थ्रस्ट प्रोड्यूस करना, ये बेसिकली दो प्रिंसिपल्स पे जो है वो को फॉलो करता है। दो प्रिंसिपल्स को क्या करता है, ये फॉलो करता है। मेरे पास देखिए कौन कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। लेकिन पहली बात क्या लिखे, इट प्राइमरीली बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। रॉकेट प्रोपल्जन बुनियादी तौर पे दो प्रिंसिपल्स पे बेस करता है, आधारित है। ओके, पहला प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले ये प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। क्या अगर मेरे पास एक सिस्टम है ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो आइसोलेटेड है, सबसे तन है, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है ना, वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। मोमेंटम बेसिकली होता है तुम्हारे पास पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो अगर ये रॉकेट मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इसका भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज ना होने का मतलब है कि जिस मोमेंटम के साथ ये गैसेस अब रॉकेट से बाहर आ रही हैं, जिस मोमेंटम के साथ ये गैसेस रॉकेट से बाहर आएंगे, उसी मोमेंटम के साथ ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। तो जिस मोमेंटम के साथ ये गैसेस रॉकेट से बाहर आएंगी, उसी मोमेंटम के साथ ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। पहला ये प्रिंसिपल है, जिस मोमेंटम के साथ गैसेस बाहर आएंगे, उसी मोमेंटम के साथ रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। यही बात मैंने लिखी है। मोमेंटम ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड बाय इंजन, जिस मोमेंटम के साथ इंजन गैसेस को एक्सपेल्ड करता है, उसी मोमेंटम के साथ रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। मोमेंटम गेन बाय रॉकेट बराबर है मेरे पास मोमेंटम ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड बाय इंजन। तो एक रॉकेट कितना मोमेंटम गेन करेगा, उतना ही मोमेंटम गेन करेगा जिस मोमेंटम के साथ इंजन गैसेस को क्या करेगा, एक्सपेल करेगा। ये है पहला वर्किंग प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो रॉकेट है सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे जो सब बेस करते हैं। और दूसरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि जो एक्शन और रिएक्शन है ना, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। एक्शन रिएक्शन के बराबर होगा, एक्शनल फोर्स रिएक्शनल फोर्स के बराबर होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रही होती है। अगर एक्शन नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। और एक बात मैं एग्जांपल देता हूं एक्शन एंड रिएक्शन समझाने के लिए। अगर ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं 10 न्यूटन की लगाता हूं फोर्स, तो एक्शन हो रहा है बॉक्स में, तो इसके रिजल्ट में जो 10 न्यूटन का होगा, अगर मैं फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दूं, तो 10 न्यूटन की फोर्स
मुझ पे लगेगी, वो रिएक्शन फोर्स होगी। एक्शन किस पे हो रहा है? बॉक्स पे हो रहा है। वो रिएक्शन किस पे हो रहा है? मुझ पे। तुम ये बात रिमेंबर रखो बच्चों की, जो एक्शन और रिएक्शन है वो ऑलवेज इक्वल होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और साथ ही साथ ये एक सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होती एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगी। अगर एक्शन एक बॉडी पे है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लगती। अब न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक्शन किस पे हो रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कर रहा है रॉकेट। रॉकेट एक्शन कर रहा है कैसे? बाय एक्सपेलिंग अ गैसेस बैकवर्ड। तो रॉकेट क्या कर रहा है? गैसेस को बैकवर्ड नीचे की तरफ क्या कर रहा है? धकेल रहा है, एक्सपेल कर रहा है। तो ये रॉकेट गैसेस पे क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। तो उसके रिजल्ट में क्या आ रहा है? अब एक्शन हो रहा है गैसेस पे, तो उसके रिजल्ट में गैसेस रिएक्शन करेंगी। एक्शन हो रहा है नीचे की तरफ, तो गैसेस रिएक्शन करेंगी रॉकेट पर ऊपर की तरफ। रिएक्शन कौन करेगा? गैसेस रिएक्शन करेगी रॉकेट पे, जिसकी वजह से क्या करेगा? रॉकेट ऊपर की तरफ या आगे की तरफ क्या करेगा? एक्सेलरेट्स करेगा। ओके, एक्शन कौन कर रहा है? रॉकेट। रॉकेट एक्शन कर रहा है गैसेस पे बाय एक्सपेलिंग द गैसेस बैकवर्ड। तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? गैसेस क्या कर रही है? एक्सेलरेट्स द रॉकेट फॉरवर्ड, आगे की तरफ रॉकेट को मूव करा रही। डेफिनेशन देख ली रॉकेट प्रोपल्जन की। वर्किंग प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, वो भी हमने देख ली। टाइप्स ऑफ रॉकेट्स ऑन बेसिस ऑफ फ्यूल। देखो वैसे तो रॉकेट्स की जो से बड़ी कैटेगरीज है, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, लेकिन आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर में हम रॉकेट को जो से वो कैटेगराइज करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। फ्यूल की बेसिस पे जो से हम रॉकेट को कैटेगराइज करने जा रहे हैं। तो फ्यूल की बेसिस पे रॉकेट की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है सॉलिड फ्यूल रॉकेट और दूसरी टाइप है लिक्विड फ्यूल रॉकेट। नाम से पता चल रहा है सॉलिड फ्यूल रॉकेट वो रॉकेट है अब एक फ्यूल तो चाहिए ना जलाने के लिए। रॉकेट में भी फ्यूल इस्तेमाल होता है, बाइक में फ्यूल इस्तेमाल होता है ना, जिसकी वजह से बाइक मूव करती है। सेम ऐसे रॉकेट में भी फ्यूल इस्तेमाल होता है। अब रॉकेट में दो टाइप्स के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। अगर तो वो सॉलिड फ्यूल होगा, सॉलिड हार्ड फ्यूल होगा, तो उसे बोला जाएगा सॉलिड फ्यूल रॉकेट। और अगर उस रॉकेट में लिक्विड एज अ फ्यूल इस्तेमाल होगा तो उसे बोला जाएगा लिक्विड फ्यूल रॉकेट। सॉलिड फ्यूल रॉकेट तो तुम लोगों ने देखे हुए हैं, जो पटाखे तुम लोग जलाते हो सॉलिड फ्यूल रॉकेट, उसमें होता क्या? देखो पहले सॉलिड फ्यूल रॉकेट से पहले मैं एक चीज बता दूं। कंबस्टन के लिए जब भी कोई चीज जलानी होती है ना तुम लोगों को, कंबस्टन के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। वो अच्छी चीजें हैं। अब देखो जब बाइक चलती है तो बाइक में क्या होता है? पेट्रोल होता है, वो फ्यूल होता है। वो फ्यूल जलता है इंजन में जाके, इंजन में जाके जलता है, उसकी वजह से क्या आती है? बाइक आगे की तरफ मूव करती है। तो जब फ्यूल जलता है कंबस्टन के लिए, जलाने के लिए किसी भी चीज को, तीन चीजें चाहिए होती है। पहले तो क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। जिस फ्यूल को मैंने जलाना है, लेट्स सपोज पेट्रोल है, उसे जलाना है, या मेरे पास लकड़ी है, वुड है, उसे मैंने जलाना है, वो मेरे पास क्या होगा? फ्यूल। जिस मटेरियल को मैंने बर्न करना है वो मेरे पास क्या होगा? फ्यूल। फिर उसके बाद मुझे चाहिए होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो तब वो चीज जलेगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज नहीं जलती। अगर तुम लोग साइड से एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को खींच लो ना, तो क्या होगा? कोई चीज नहीं जलेगी। जो फायर एक्सटिंक्शन है वो किस बेस पे काम करता है? कि वो करता क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन की एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। अगर कहीं पे आग लगी होती है, तुम लोग फायर एक्सटिंक्शन क्या करते हो? ऑन करते हो, तो वो एक क्लाउड फॉर्म कर देता है। वो क्लाउड क्या करता है? ऑक्सीजन की एंट्रेंस को बंद कर देता है। ऑक्सीजन की एंट्रेंस बंद होगी तो वो ऑक्सीजन ही मिलेगी, तो वो मजीद चीज नहीं जलेगी। तो जलाने के लिए दूसरी चीज चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो कोई चीज जलेगी। और फिर एट दी एंड मुझे एक स्पार्क चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। मेरे पास फ्यूल पड़ा हुआ है साइड पे, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, दो चीजें हैं। फिर जैसे मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, स्पार्क प्रोवाइड करूंगा, वो चीज जल जाएगी या जलना शुरू हो जाएगी। तो कंबस्टन के लिए प्राइमरीली तीन चीजें चाहिए होती है। अब सॉलिड फ्यूल रॉकेट में क्या होता है? सॉलिड तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर यहाँ पे मैं स्पार्क या हीट भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसकी टेल से। अब होता क्या? एयर वगैरह एनवायरमेंट में भी होती है, लेकिन साथ ही साथ जब ये स्पार्क जलता है ना, ये स्पार्क, ये अपनी ये थ्रेड जो है कंप्लीट जलता है, तो इसमें मौजूद जो केमिकल होते हैं, ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट में ये खास टाइप का केमिकल होता है, खास टाइप का सॉलिड केमिकल होता है। जब वो जलता है ना, वो सॉलिड केमिकल साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट में साथ ही साथ क्या होता है? ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। वो ऑक्सीजन क्या करता है मजीद? अब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अगर एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ना भी आ रही हो तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है। हीट तो तुम लोगों ने प्रोवाइड कर दी थी इनिशियली। अब फ्यूल अवेलेबल है तो उसकी वजह से रॉकेट सॉलिड फ्यूल रॉकेट क्या करता है? वर्क करता है। तो सॉलिड फ्यूल रॉकेट, अगर तुम लोगों ने सॉलिड फ्यूल रॉकेट को स्पेस में लेके जाना है तो स्पेस में तो ऑक्सीजन ही होगी। तो इस वजह से ऐसा सॉलिड केमिकल इस्तेमाल किया जाता है कि जब वो जलता है तो साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। वही ऑक्सीजन फिर इस्तेमाल होती है कंबस्टन के लिए। दूसरी टाइप है लिक्विड फ्यूल रॉकेट। अब इसमें क्या होता है? लिक्विड फ्यूल रॉकेट में लिक्विड इस्तेमाल हो रहा होता है एज अ फ्यूल, और यही आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में इसी चीज को देखेंगे। उस जो पिक्चर है, इमेज है, उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो प्राइमरी रॉकेट
दो टाइप्स पे बेस करता है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट और लिक्विड फ्यूल रॉकेट। अच्छा, सॉलिड फ्यूल रॉकेट जो रॉकेट है ना, जो नासा के द्वारा भेजे जाते हैं स्पेस में या कहीं पे भी, वो लिक्विड फ्यूल रॉकेट होते हैं। लिक्विड फ्यूल रॉकेट का ये फायदा आता है कि लिक्विड फ्यूल रॉकेट को तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, कि लिक्विड जो फ्यूल है उसकी अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन सॉलिड फ्यूल रॉकेट इसे तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से लिक्विड फ्यूल रॉकेट तुम लोग इस्तेमाल करते हो, जो कि कंट्रोलेबल है, जबकि सॉलिड फ्यूल रॉकेट को तुम लोग कंट्रोल इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि बस एक मरतबा जब जला दिया तो अब ये पूरा सॉलिड ही जो से वो बर्न होगा, तो फिर इसके बाद ये रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकता, तुम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे लिक्विड फ्यूल रॉकेट में तुम लोग लिक्विड फ्यूल के अमाउंट को कम ज्यादा करके कंट्रोल कर सकते हो। तो इस इमेज पे भी आते हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, अब रॉकेट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। रॉकेट का जो स्ट्रक्चर है उससे ना बुनियादी तौर पे रॉकेट की बॉडी को स्ट्रक्चर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे ऊपर तुम लोगों को कौन शेप ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कौन टाइप का ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ इसे बोला जाता है पेलोड। यहाँ पे तुम लोगों का जरूरी सामान होगा। फिर उसके बाद ये होता है फ्यूल टैंक। यहाँ पे क्या होता है तुम लोगों का फ्यूल। अच्छा देखो, जब रॉकेट को मूव कराना होता है ना, उसके लिए बड़ी ज्यादा थ्रस्ट, बड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। बड़ी ज्यादा फोर्स का मतलब है तुम लोगों को बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, कंबस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा फ्यूल कंबस्ट करने के लिए फिर बहुत बड़ा फ्यूल का सेक्शन भी चाहिए। तो रॉकेट का जो ज्यादातर साइज होती है, ज्यादातर स्पेस होती है, वो किसने कवर की होती है? फ्यूल ने। यहाँ पे क्या होता है? फ्यूल होता है। फिर ये फ्यूल जाता है कंबस्टन चैम्बर में, जो तीसरा पार्ट है कंबस्टन चैम्बर में। यहाँ पे ये फ्यूल जलता है, बर्न होता है, और हाई स्पीड गैसेस, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर गैसेस जब ये नोजल से, फिर लास्ट वाला पोर्शन है, रेयर पोर्शन है इसका, नोजल, यहाँ से हाई स्पीड हाई वेलोसिटी गैसेस जब निकलती है तो बड़ी हैवी थ्रस्ट लगाती है ग्राउंड में, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ होता है। चार टाइप से। तो इसमें जो सबसे जो मेजर पोर्शन होता है ना, वो फ्यूल होता है। फ्यूल की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, अब चूंकि रॉकेट को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, और इस फ्यूल की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रॉकेट के साथ अक्सर छोटे छोटे रॉकेट्स भी लिंक किए जाते हैं। ये रॉकेट्स क्या काम करते हैं? ये बेसिकली इनमें फ्यूल होता है और ये रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये क्या होते हैं? डिसमेंटल हो जाते हैं रॉकेट से। रॉकेट से क्या होते हैं? डिसमेंटल। और सेम ऐसे जब ये रॉकेट भी ऊपर जा रहा होता है, जिस जिस पोर्शन का काम, जिस जिस पोर्शन में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल खत्म होता जाता है, तो वो पोर्शन रॉकेट से क्या होता जाता है? डिसमेंटल होता जाता है। और एट द एंड जो मेन पोर्शन है तुम लोगों का पेलोड, वो सर्वाइव करता है और वही अपने मिशन के लिए आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता जाता है। बाकी सारी की सारी चीजें जो से वो समुद्र में, ओशन में या स्पेस में अलग हो जाती है। ओके, तो अब देखो, अभी मैंने बोला रॉकेट को जल जल मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यू जो कि तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एज अ पॉइंट की फॉर्म में लिख दिए। अब देखते हैं, जो रॉकेट है वो लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करता है। इसमें जो लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। अभी मैंने बोला कंबशन के लिए फ्यूल, सिर्फ फ्यूल नहीं चाहिए बल्कि ऑक्सीजन भी चाहिए। तो एक टैंक में अब तुम लोग स्पेस में चले गए हो, स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो एक टैंक में तुम लोग लिक्विफाइड हाइड्रोजन रखते हो और दूसरे टैंक में लिक्विफाइड ऑक्सीजन तुम लोगों ने एक टैंक में रखे होते हैं। तो होता क्या है, यूजेस जो रॉकेट फ्यूल है उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है रॉकेट फ्यूल सेक्शन में, टैंक में? यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो रॉकेट दो फ्यूल्स इस्तेमाल करता है, एक तो लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है, फिर उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन, उसे भी एक अलग चैम्बर में, अलग टैंक में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, अबाउट 80% ऑफ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। जो रॉकेट का 80% मैस है ना, वो फ्यूल पे ही कंसिस्ट करता है, वो फ्यूल पे ही आधारित है, फ्यूल पे ही इसको कंसिस्ट किया हुआ है। ओके, नंबर थर्ड पे रॉकेट बर्न्स अबाउट 10,000 kg पर सेकेंड ऑफ फ्यूल। जो रॉकेट है एक सेकंड में 10,000 किलो का फ्यूल जलाता है, कंबस्ट करता है। अगर एक सेकंड में 10,000 किलो का फ्यूल वो बर्न कर रहा है, और वो एक घंटे के लिए स्पेस में है, तो कितना फ्यूल बर्न करेगा? एक सेकंड में वो 10,000 kg। इसी वजह से जो 80% मैस है रॉकेट का, वो फ्यूल पे बेस करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखो, कितना? 10,000 kg, 10,000 किलो का फ्यूल सिर्फ एक सेकंड में बर्न करता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, इसके बाद इतना फ्यूल बर्न करके इसे मिलता क्या है? इसे मिलता है 4,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड। इट प्रोड्यूसेस वेलोसिटी ऑफ 4,000 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 4 किलोमीटर, 4,000 मीटर पर सेकंड का मतलब है 4 किलोमीटर पर सेकंड। रॉकेट एक सेकंड में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। एक सेकंड में चुटकी बजाने से पहले 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रॉकेट कवर कर लेती है। इतना हैवी थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, और 10,000 kg पर सेकंड फ्यूल क्या होता है? कंबस्ट होता है, चलता है। फिर लास्ट में लिखा है टू ओवरकम फ्यूल डेफिशिएंसी। फ्यूल की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल रॉकेट्स भी जो मेजर रॉकेट है उसके साथ क्या कर दिए जाते हैं? लिंक कर दिए जाते हैं।
टू ओवरकम फ्यूल डेफिशिएंसी प्रॉब्लम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर, बहुत से रॉकेट्स को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, और जैसे इनका काम खत्म होता है ये रॉकेट से अलग हो जाते हैं, डिसमेंटल हो जाते हैं। अच्छा, अब रॉकेट किस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बराबर होते हैं, एक्शन एंड फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर होती है। अब एक्शन किस पे हो रहा है, एक्शन हो रहा है रॉकेट कर रहा है गैसेस पे, एक्शन कर रहा है रॉकेट गैसेस पे बाय एक्सपेलिंग द गैसेस बैकवर्ड, गैसेस को बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो गैस एक्शन किस पे हो रहा है, गैसेस पे। अब कितना एक्शन हो रहा है, तो उसका तुम लोगों ने एक फॉर्मूला तुम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अप्लाइड फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो गैसेस के केस में जो एक्शन है जो कि गैसेस पे हो रहा है बाय एक्सपेलिंग द गैसेस बैकवर्ड, उसे मैंने लिख लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रिएक्शन किस पे हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है रॉकेट पे, गैसेस रिएक्शन कर रहे हैं रॉकेट पे, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। उस रिएक्शन फोर्स को अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है, ये सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अगर रॉकेट का मास को मैं कैपिटल एम कहूं, रॉकेट के मास को मैं कैपिटल एम कहूं, तो इसे मैं लिखूंगा और ये एक्सीलरेट करे ए के साथ, तो जो रिएक्शन फोर्स है जो कि रॉकेट पे हो रही है उसे मैं लिखूंगा कैपिटल एम इनटू ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मोमेंटम क्या था मेरे पास, मास इनटू वेलोसिटी, यहां पे मैंने मोमेंटम को लिख लिया मास, अब चेंज इन मोमेंटम है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ये वो मास है जिस मास के साथ गैसेस बाहर आ रही है। ओके, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका है, एक्शन किस पे हो रहा है, गैसेस पे हो रही है ना, गैसेस बाहर आ रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी किसका होगा, गैसेस का। तो मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी किसका मास, ये वो मास है जिस मास के साथ ये गैसेस बाहर आ रही है, इसे मैंने एम डैश के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब चेंज इन मोमेंटम था तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब ये जो एम डैश अपॉन टाइम है, एम डैश अपॉन टाइम है, अब मुझे पता है एक गैस एक सेकंड में लगभग 10,000 किलो का फ्यूल बर्न हो रहा है और 10,000 किलो की तकरीबन गैसेस क्या हो रही है, एक्सपेल हो रही है एक सेकंड में। तो इंस्टेड के मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के साथ डील करूं, मैं मैथ अपॉन टाइम के साथ डील कर रहा हूं, या रेट में से बोला जाता है मैथ फ्लो रेट के साथ मैं डील कर रहा हूं, सिंपल मैथ्स के साथ नहीं मैं डील कर रहा हूं। यहाँ पे मैं सिंपल मैथ्स के साथ डील नहीं करूंगा, मैं मैथ्स अपॉन टाइम को सिंपल मैं एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो एम है ये सिंपल मैथ्स नहीं है, बल्कि ये मैथ्स ऑफ गैसेज है जो कि इजेक्ट हो रही है पर सेकंड, हर सेकंड में जो मैथ्स ऑफ गैसेज इजेक्ट हो रही है ये वो मैथ्स है, सिंपल मैथ्स नहीं है। और इसका जो यूनिट होगा वो होगा केजी पर सेकंड। एम डैश अपॉन टी को मैंने सिंपल एम के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो डेल्टा वी है इसे मैंने सिंपल वी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, बुक में इसे सिंपल वी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये जो वी है ये बेसिकली क्या, चेंज इन वेलोसिटी, कि गैसेस की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है रिलेटिव टू रॉकेट। ओके, ये दोनों चीजें पता लगी। एम डैश अपॉन टी को मैंने सिंपल एम लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो एम है ये मेरे पास मैथ नहीं है बल्कि मैसेज ऑफ गैसेस है जो कि एक सेकंड में निकल रही है, तो इसका यूनिट होगा केजी पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी, एम क्या है मास ऑफ रॉकेट, ए क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स masses of gases ejecting per second into change of velocity या velocity of gases relative to rocket divided by mass of rocket। तो यहां से मेरे पास acceleration of rocket का expression आ गया। ये सारी चीजें मैंने नीचे लिखी है। m क्या है, mass of gases eject per second, एक सेकंड में कितनी गैसेज निकल रही है, फिर से मैं बोलता हूँ mass flow rate, ठीक है, एक सेकंड में कितनी गैसेज निकल रही है। v क्या है, velocity of gases, ये गैसेज की velocity relative to rocket, सिर्फ velocity नहीं है बल्कि अभी तुम लोगों ने देखा changing velocity, यहाँ relative to रॉकेट के रिस्पेक्टिवली गैसेस की वेलोसिटी क्या है, कैपिटल एम है मास ऑफ रॉकेट, जबकि ए है एक्सेलरेशन गेन्ड बाय रॉकेट, कि रॉकेट ने कितना एक्सेलरेशन गेन किया। अब तुम लोगों को पता है अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा फ्यूल क्या होगा, कम होता जाएगा। एक सेकंड में 10,000 किलो का फ्यूल बर्न हो रहा है, तो हर सेकंड में जो फ्यूल है वो कम होता जाएगा, फ्यूल कम होता जाएगा तो मास ऑफ रॉकेट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे मास ऑफ रॉकेट कम होता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन रॉकेट ऊपर जाते जाते ज्यादा से ज्यादा स्पीड गेन करता जाता है, क्योंकि इसका मास ऑफ फ्यूल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इनफैक्ट मास ऑफ रॉकेट इनफैक्ट कम होता जाता है ओवरऑल, तो उसका एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती जाती है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।